इतिहास में शामिल उन तमाम लोगों के नाम लेते हुए जिन्होंने समाज के बदलाव में अपना अतुलनीय योगदान दिया है, न जाने क्यों सावित्रीबाई फुले का नाम ही वह स्थान नहीं पा पाता है। वहीं अपने क्रांतिकारी कदमों, सामाजिक सुधारों और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार में महात्मा ज्योतिराव फुले का नाम अत्यंत आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है, जबकि सावित्रीबाई ज्योतिराव के हर सामाजिक सुधार के कार्य में और हर बदलावी बयार में बराबरी की सहभागी थीं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक है कि सावित्रीबाई का मूल्यांकन करते हुए हम यह जाने और माने कि वह महज ज्योतिराव की पत्नी ही नहीं थी, बल्कि अपने विचारों और कार्यों में समय से आगे चलने वाली स्त्री भी थी। इतना ही नहीं, समाज के संस्थागत तरीकों और रूढ़िगत विचारों से लड़ते हुए उन्होंने जिस साहस और संवेदना का परिचय दिया, वह इतिहास में उन्हें एक अलग मुकाम दिलाता है। प्रस्तुत दास्तान के जरिए सावित्रीबाई के जीवन, उनके विचारों और उनके ज्योतिराव के साथ किए गए प्रभावकारी कार्यों को देखने और समझने का प्रयास किया गया है। 9 बरस की उम्र में विवाह के उपरांत सावित्रीबाई उन कुछ महिलाओं में से एक हैं जो शिक्षक बनी। इस दंपत्ति ने लड़कियों के लिए एक विद्यालय की शुरुआत की। तमाम तरह के विरोध के बावजूद यह वह स्थान था जहां समानता और सशक्तिकरण के साथ ही किसी भी तरह के भेदभाव की कोई गुंजाइश नहीं थी। समाज की तत्कालीन व्यवस्था के खिलाफ नए रास्ते बनाते हुए उन्होंने निस्वार्थ त्याग और सेवा के साथ गरीबों और वंचितों के लिए समानता, साहस, न्याय और शिक्षा में विश्वास और समान अवसरों को प्रगति का एकमात्र विकल्प बताया। अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय से मेधा सुंदर लिखती हैं कि उन्होंने तय किया कि सावित्रीबाई के जीवन और आदर्शों को पश्चिम बंगाल की परंपरागत कहानी कहने की लोक कला पटुआ के जरिए बताया जाए। इसके चित्रों को मिदनापुर के सुमोन चित्रकार ने तैयार किया है। पेशवा बाजीराव द्वितीय का शासनकाल इतिहास में फिजूल खर्च और अयोग्य शासक के रूप में दर्ज है। बतौर पेशवा वह एक खराब शासक था। वह अपने सामंतों को नीचा दिखाकर खुश होता था, बेवजह के कारणों को बताकर उनकी संपत्तियां हड़प लेता था और उनकी महिलाओं पर आधिपत्य जमा लेता था। उस जमाने में सामाजिक रीति रिवाज सख्त और संकीर्ण थे। जाति व्यवस्था अपने चरम पर थी। छोटी जातियों के लोग उच्च जातियों के लोगों के साथ सड़क पर भी बराबरी से नहीं चल सकते थे। महाराष्ट्र में ब्राह्मण समुदाय कुल जनसंख्या का 5% था। इस समुदाय ने पश्चिमी शिक्षा प्रणाली को अपनाकर उन सरकारी सेवाओं में स्थान प्राप्त कर लिया था जो भारतीयों के लिए खुले थे और शासकीय निर्णयों को अपने हित में प्रभावित करने लगे थे। हालांकि अंग्रेज जातिवाद का विरोध करते थे, लेकिन वे कोई भी जबरदस्त बदलाव का प्रयास नहीं करना चाहते थे जिससे उनकी सत्ता पर कोई खतरा बने, खासकर 1857 की क्रांति के बाद। लेकिन 19वीं सदी के मध्य में क्षितिज पर बदलाव के बादल दिखने लगे थे। पश्चिमी शिक्षा विस्तार पा रही थी, जिससे सभी मनुष्यों में समानता, मानवीय स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता जैसे विचारों से भारतीय विद्यार्थी परिचित हो रहे थे। शहरी क्षेत्रों में उद्योगों, संचार के साधन और रेल जैसी सुविधाओं का विकास हो रहा था। शहरी क्षेत्रों के लोगों ने नई जीवन शैली को अपनाना शुरू कर दिया था और वह ग्रामीणों की तुलना में कम परंपरावादी होने लगे थे।
1882 में गवर्नर जनरल रिपन ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ग्लेडस्टोन को लिखा, हर व्यक्ति जो समय के संकेतों को भांप सकता है, उदारवादी होने के बाद भी इस बात पर संदेह नहीं कर सकता कि हम बदलाव के युग में प्रवेश कर रहे हैं। शिक्षा का प्रसार, प्रेस की आजादी का मौजूदा बढ़ता प्रभाव, विचरवान प्रशासन के लिए कानून का उपयोग, रेलवे की प्रगति, टेलीग्राफ, यूरोप के साथ आसान संचार और यूरोपीय विचारों के आगमन से लोगों में पर्याप्त बदलाव आया है। नए विचार अपनी जड़ें जमा रहे हैं, नई आकांक्षाएं विस्तार पा रही हैं, लोक विचार मजबूत होकर बढ़ रहे हैं और आंदोलनों की शुरुआत हो चुकी है जो हर बरस तेजी से ताकत के साथ बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र के लोग भी देश में चल रहे सामाजिक परिवर्तन के दौर से प्रभावित हुए, जिसका नेतृत्व समाज सुधारक राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद विद्यासागर, दयानंद सरस्वती आदि द्वारा किया गया। सावित्रीबाई फुले इसी दौर में पैदा हुई, पली और बड़ी हुई। सावित्रीबाई का जन्म 3 जनवरी 1831 को सतारा जिले के नए गांव में खांडूजी नवासा के घर हुआ। बच्चे का नाम सावित्री रखा गया। सावित्री बचपन से ही बहुत जिज्ञासु थी। वह हर नई बात सीखना चाहती थी। चूल्हा फूंकते ही राख सावित्री के मुंह पर आ गई और वह रसोई से बाहर भाग गई। यह देखकर मां मुस्कुराने लगी। सावित्री बहुत हिम्मती भी थी। सावित्री बिना डरे पेड़ पर चढ़ गई और सांप को पकड़कर उसे दूसरे पेड़ पर छोड़ दिया। गोविंद चुप हो गया और नीचे उतर आया। 1840। अब सावित्री 9 वर्ष की हो गई थी। शादी के समय सावित्री 9 वर्ष की थी और ज्योतिराव 13 वर्ष के।